तो दोस्तों लोबो, जी हाँ दोस्तों, डीसी कॉमिक्स का ये एक कैरेक्टर है। और लोबो एक तरह से हमें कई एक तरह से डीसी की मूवीज़ में देखने को मिल चुका है। और अब फाइनली इस पर बेस्ड एक मूवी हमें देखने को मिलने वाली है। आज की इस वीडियो में हम उसी पर बात करने जा रहे हैं। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, तो वीडियो को लाइक कर दे और इसके बारे में अब हम जानना चालू करते हैं। लोबो डीसी कॉमिक्स द्वारा प्रकाशित कॉमिक पुस्तकों में दिखाई देने वाला एक काल्पनिक चरित्र है। उसे रोजर स्लिफर और कीथ गिफेन ने बनाया था और पहली बार ओमेगा में 3 जून 1983 में दिखाई दिया था। वह कजार्निया के यूटोपियन ग्रह से एक एलियन है और एक अंतरतारकीय भारे के सैनिक और इनाम शिकारी के रूप में काम करता है। एक लोबो को पहली बार 1980 के दशक में एक कठोर खलनायक के रूप में पेश किया गया था, लेकिन जल्द ही वह लेखकों के बीच लोकप्रिय नहीं रहा। 1990 के दशक की शुरुआत में अपनी खुद की कॉमिक के साथ इनाम के शिकारी के रूप में पुनर्जीवित होने तक वह अभर में ही रहा। इस पुनरुद्धार में प्रमुख कारकों में से एक साइमन बिस्ले की विशिष्ट और प्रभावशाली कलाकृति थी। 2 जिसकी अतिरंजित और गतिशील शैली ने चरित्र को फिर से परिभाषित करने में मदद की और उसकी लोकप्रियता में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 3-4 1990 में लोबो द लास्ट कजनियन मिनी सीरीज से शुरू होकर लोबो सीरीज पर बिस्ले का काम 1990 के दशक के अमेरिकी कॉमिक बुक दृश्य में लोबो की जगह को मजबूत करने में सहायक था। लेखकों ने लोबो को 1990 के दशक की गंभीर और किरकिरी सुपरहीरो कहानियों की प्रवृत्ति की पैरोडी के रूप में उपयोग करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें इस प्रवृत्ति के प्रशंसकों द्वारा उत्साहपूर्वक स्वीकार किया गया। 5 इस लोकप्रियता के कारण चरित्र को तब से डीसी कॉमिक्स की कहानियों में बहुत अधिक प्रोफाइल मिली, साथ ही साथ दशकों में विभिन्न श्रृंखलाओं में भूमिकाएं भी मिलीं। लोबो को कॉमिक्स के बाहर मीडिया में काफी हद तक रूपांतरित किया गया है। ब्रैड गैरेट, डेविड सोबोलोव, जॉन डिमैगियो और फ्रेड टाटासियोर सहित अन्य ने एनिमेशन और वीडियो गेम में इस किरदार को आवाज दी है। लोबो ने क्रिप्टन में अपना लाइव एक्शन डेब्यू किया, जिसे एम्मेट जे स्कैनलन ने निभाया था। लोबो डीसी यूनिवर्स फिल्म सुपरगर्ल वुमन ऑफ टुमारो 2026 में अपना सिनेमाई डेब्यू करेंगे, जिसे जेसन मोमोआ ने निभाया है। 6 चरित्र विकास 1990 के दशक में यह किरदार डीसी के सबसे लोकप्रिय किरदारों में से एक के रूप में कुछ समय के लिए चला। लोबो के इस संस्करण का उद्देश्य मार्वल कॉमिक्स के सुपरहीरो वुल्वरिन का व्यंग्य करना था। डेडपूल के अन 41 में एक अलग मार्वल श्रृंखला लोबो को डर्टी वोल्फ के रूप में पैरोडी किया गया था, जो एक बड़ा नीली चमड़ी वाला आदमी था जो एक राक्षसी मोटरसाइकिल चलाता था। इमेज कॉमिक्स श्रृंखला ब्लडवुल्फ में और टॉप्स कॉमिक्स श्रृंखला सैटन के 6 में बोलो के रूप में भी उनकी पैरोडी की गई थी। साइमन बिस्ले की बाइकर जीवनशैली ने लोबो के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने चरित्र को एक बीहर विद्रोही सौंदर्य शास्त्र के साथ भर दिया, जो प्रशंसकों के साथ प्रतिध्वनित हुआ। 4 2006 के एक साक्षात्कार में कीथ गिफेन ने कहा, मुझे नहीं पता कि लोबो क्यों चला गया। मैं उसे द पनिशर वुल्वरिन हीरो प्रोटोटाइप के अभियोग के रूप में लेकर आया था और किसी तरह वह उच्च हिंसा वाले पोस्टर बॉय के रूप में पकड़ा गया। समझिए। 7 बाद में उन्होंने कहा कि लोबो और एम्बुश बग दोनों लुनाटिक से व्युत्पन्न थे, एक चरित्र जिसे उन्होंने हाई स्कूल में बनाया था। 8 लोबो स्टैन ली का पसंदीदा डीसी कॉमिक्स चरित्र था। 9 प्रकाशन इतिहास लोबो को कीथ गिफेन और रोजर स्लिफर की ग्रीन लैंटर्न और टीन टाइटंस स्पिन-ऑफ द ओमेगा मैन में एक नियमित चरित्र के रूप में पेश किया गया था। 10 उस समय वह एक वेलोर्पियन था जिसकी पूरी जाति सायोन्स द्वारा नष्ट कर दी गई थी और बेडलम के साथ साझेदारी की गई थी, जिसे बाद में उसने मार दिया। उसकी उत्पत्ति को बाद में फिर से परिभाषित किया गया था। लोबो और डाइनर का आखिरी रहस्योद्घाटन लोबो वॉल्यूम 2 1000 नवंबर 1998 के पन्नों में दिखाई देता है, जहां उसके आखिरी रोमांच को दर्शाया गया है। एक्शन के समय तक वह पहले से ही मोटा हो चुका है
और कार्निवल आकर्षण के रूप में काम कर रहा है, पर्यटकों को डराकर अपना पैसा पीछे छोड़ने के लिए मजबूर कर रहा है। फिर एक सेक्सी क्लाइंट उसे एक आखिरी काम की पेशकश करता है, प्रसिद्ध दुष्ट मालो पेरवर्सों को ढूंढना। आखिरी अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी और क्लाइंट के साथ स्कोर करने के मौके की संभावना पर लोबो तुरंत सहमत हो जाता है और वह अपने गियर तक पहुंचने के लिए उनके टेसेरेक्ट टेलीपोर्टर का उपयोग करने के लिए फिर से डायनर पर आक्रमण करता है। तब पता चलता है कि क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि डार्लिन है, जो उसे आलस्य में डूबते हुए देखने के बजाय उसके चरम पर देखना चाहती थी। अपने गियर तक पहुंचने के बाद लोबो इंटरनेशनल जस्टिस लीजन वानाबेस के मुख्यालय पर हमला करता है और मालो परवर्सों पर उनकी फाइलों को हैक करने के लिए सभी विरोधियों को कुचल देता है। वहां उस पर परवर्सों द्वारा हमला किया जाता है, जो तब खुद को क्लेमेन बताता है। क्लेमेन यह भी चिल्लाता है कि असली परवर्सों एक ब्लैक होल में चला गया। लोबो अभी भी अपने इनाम को खोजने के लिए उत्सुक है, ब्लैक होल में चला जाता है। विडंबना यह है कि उसी अंक में एक ग्रह संघर्ष में लोबो के हस्तक्षेप के कारण बाद में अल को लोबो के लिए टेसेरेक्ट के माध्यम से एक पैकेज मिलता है, जो तुरंत भोजनालय को फिर से उड़ा देता है। एक समय पर लोबो को अपने ही एक क्लोन से परेशानी होती है, जो पिछले दुर्घटनाओं से बच गया था। दोनों के बीच लड़ाई के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि उनमें से कौन बच पाया। लोबो ने कई पैसे कमाने वाली योजनाओं में भाग लिया है, जैसे कि पुजारी और पॉपरॉक मूर्ति बनना। इनमें से ज्यादातर योजनाएं लगभग सभी की हिंसक मौतों के साथ समाप्त होती है। बाउंटी हंटर दुनिया में उसके कई दोस्त हैं, हालांकि कई लोग लोबो के आसपास होने पर मर जाते हैं, या तो उसके हाथों या उसके दुश्मनों के हाथों। क्रॉसओवर। लोबो ने सुपरमैन के साथ संघर्ष भी किया है और सहयोग भी किया है। उसने बैटमैन का भी कई बार सामना किया है, हालांकि इनमें से एक मुठभेड़ एल्सवर्थ निरंतरता में थी। उसने एक से अधिक बार गाय गार्डनर से लड़ाई की है और उसके साथ मिलकर काम किया है, जिससे उसे पृथ्वी पर मौजूद विभिन्न एलियन खतरों को नष्ट करने में मदद मिली है। लोबो अक्सर वॉरियर्स गाय के बार में जाता है, जहां वह मुफ्त ड्रिंक्स का आनंद लेता है। वह एक्वामैन से तब लड़ता है जब पृथ्वी पर आने वाली अंतरिक्ष डॉल्फिन को जापानी मछुआरों द्वारा मार दिया जाता है। जब उसे पता चलता है कि एक्वामैन न केवल डॉल्फिन का दोस्त है, बल्कि डॉल्फिन ने ही उसका पालनपोषण किया है, तो वह लड़ना बंद कर देता है। हालांकि लोबो को लगता है कि वह किसी साथी डॉल्फिन प्रेमी को चोट नहीं पहुंचा सकता, लेकिन मछुआरों के लिए उसके मन में ऐसी कोई दया नहीं है। लोबो अथॉरिटी के साथ भी दिखाई दिया है। ऐसी ही एक उपस्थिति में जेनी क्वांटम को एक कॉमिक बुक मिलती है, जिसमें लोबो द्वारा सांता क्लॉज की हत्या का विवरण दिया गया है। वह क्रोध और भ्रम का अनुभव करती है। वह अपने आयाम और कॉमिक बुक में लोबो के रहने वाले आयाम के बीच की बाधा को तोड़ देती है, और लोबो खुद को अथॉरिटी के साथ लड़ाई में पाता है। लोबो का हिटमैन, वेलोर, स्टारमैन, द रे, डेडमैन, ग्रीन लैंटर्न, जेले, स्टॉर्मवॉच, मिस्टर मिरेकल, द लीजन ऑफ सुपर हीरोज, कैप्टन मार्वल, वंडर वुमेन, डॉक्टर फेट, द सॉवरेन सेवन, सुपरगर्ल और सुपरबॉय सहित अन्य के साथ भी टकराव हुआ है। सेना बटा विद्रोही। मुख्य लेख। लीजन। लोबो एक स्वतंत्र इनाम शिकारी के रूप में कार्य करता है, जब तक कि व्रिल डॉग्स द्वारा उसे अपने अंतरतारकीय पुलिस बल लीजन में नाममात्र के लिए शामिल होने के लिए धोखा नहीं दिया जाता है। हालांकि वह एकल गतिविधि जारी रखता है, जो अक्सर उसे पृथ्वी पर और उसके नायकों के साथ संघर्ष में लाती है, या जैसा कि एक मामले में आधार उदासीनता। 12 वह लीजन के नेतृत्व को डॉग्स के बेटे द्वारा हड़पने के बाद व्रिल डॉग्स के प्रति वफादार रहता है, जब तक कि लोबो और डॉग्स के बीच विवाद के कारण डॉग्स लोबो को अपनी सेवा से मुक्त नहीं कर देता। इसके बाद लोबो फिर से एक पूर्णकालिक इनाम शिकारी बन जाता है। लिटिल लोबो। वर्ष 2000 में एक जादुई दुर्घटना लोबो को एक किशोर में बदल देती है। इस हालत में वह यंग जस्टिस में शामिल हो जाता है
और अंततः उनके साथ एपोकॉलिप्स जाता है, जहां वह युद्ध में मारा जाता है। हालांकि उपरोक्त जादुई दुर्घटना ने रक्त की एक बूंद से क्लोन विकसित करने की उसकी क्षमता को बहाल कर दिया है, और लाखों लोबो एपोकॉलिप्सियन सैनिकों के खिलाफ लड़ाई में भाग लेते हैं, जिन्हें लोबोस जल्दी से हरा देते हैं। लोबो तब एक दूसरे पर हमला करते हैं, जब तक कि केवल एक ही नहीं बचता। इस प्रक्रिया में जीवित लोबो वयस्कता में वापस आ जाता है। यंग जस्टिस के सदस्य के रूप में उसका समय एक दूर की याद बन जाता है। हालांकि एक अतिरिक्त कमजोर किशोर लोबो रह गया, जो लड़ाई से छिप गया। वह यंग जस्टिस में फिर से शामिल हो जाता है और अपना नाम बदलकर स्लोबो रख लेता। 52 जस्टिस लीग इंटरनेशनल में अच्छी उपस्थिति के बाद लोबो लीजन और इसके उत्तराधिकारी श्रृंखला रिबेल्स में एक नियमित चरित्र बन गया। 1990 में वे अपनी स्वयं की 4 अंक वाली लघु श्रृंखला लोबो द लास्ट कजनियन में दिखाई दिए, जिसकी कथा गिफेन द्वारा रची गई, एलन ग्रांट द्वारा लिखी गई और साइमन बिस्ले द्वारा कला के साथ, जिसने उनकी मूल कहानी को बदल दिया। वे प्रजाति के हर दूसरे सदस्य को हिंसक रूप से मारने के बाद अंतिम कजनियन बन गए। उस लघु श्रृंखला के बाद कई लघु श्रृंखलाओं और विशेष कार्यक्रमों का निर्माण हुआ, जिनमें लोबोकॉप, एक रोबोकॉप पैरोडी, ब्लेजिंग चेन ऑफ लव, जिसमें उन्हें एक हरम में काम पर भेजा जाता है, पैरामिलिट्री क्रिसमस स्पेशल, जिसमें उन्हें सांता क्लॉज की हत्या करने के लिए ईस्टर बनी द्वारा अनुबंधित किया जाता है, इन्फेंटिसाइड, जहां वह अपनी बेटी और अपने सभी अन्य बच्चों को मार देता है, जिन्हें उसने उसे मारने की कोशिश करने के लिए इकट्ठा किया है, कन्वेंशन स्पेशल। साइमन बिस्ले का डार्क ह्यूमर उनकी कलाकृति के पन नो में अच्छी तरह से फिट बैठता है, क्योंकि प्रत्येक पैनल में पृष्ठभूमि के पात्रों की अनगिनत विकृतियां होती है। लोबो ने 1993 से 1999 तक 64 मुद्दों के लिए अपने स्वयं के डीसी शीर्षक में भी अभिनय किया। लोबो ने नियमित रूप से अन्य श्रृंखलाओं में अतिथि भूमिकाएं निभाई है, यहां तक कि मास्क, जज ड्रेड और अथॉरिटी जैसे गैर डीसी पात्रों के साथ क्रॉस कंपनी इंटरैक्शन में भी। डीसी बनाम मार्वल क्रॉसओवर सीरीज के दौरान उन्होंने वुल्वरिन से लड़ाई की और प्रशंसकों द्वारा लोकप्रिय वोट के कारण हार गए। वह जेएलए एवेंजर्स इंटर कंपनी क्रॉसओवर में भी बहुत कम समय के लिए दिखाई दिए और उन्हें शियार इंपीरियल गार्ड के सदस्यों से लड़ते हुए दिखाया गया। हालांकि परिणाम नहीं दिखाया गया है, यह उल्लेख किया गया है कि गार्ड को उन्हें रोकने में परेशानी हुई थी। काल्पनिक चरित्र की जीवनी। लोबो एक जार्नियन है, जिसमें असाधारण शक्ति और धैर्य है। उसे बिना सोचे समझे हिंसा और नशे से बेहतर कुछ भी पसंद नहीं है, और वह हत्या को अपने आप में एक लक्ष्य मानता है। उसके नाम का मोटे तौर पर अनुवाद वह जो आपकी अंतरियों को खा जाता है और उसका पूरा आनंद लेता है के रूप में किया जाता है। वह घमंडी और आत्मकेंद्रित है, जो लगभग पूरी तरह से अपने सुखों पर ध्यान केंद्रित करता है। हालांकि वह गर्व से अपने वादों को पूरा करता है, लेकिन हमेशा अपने वादों से ज्यादा या कम नहीं। लोबो अपनी प्रजाति का आखिरी व्यक्ति है, जिसने अपनी प्रजाति के ज्यादातर लोगों को बिच्छू जैसे जीव से मार डाला है। बाद में पता चलता है कि कुछ जार्नियन बच गए। लोबो की शिक्षिका और पूर्व सैन्य अधिकारी मिस ट्रिब और एक शहर की आबादी जिसे ब्रेनियाक ने सदियों पहले चुरा लिया था। द ओमेगा मैन 3 जून 1983 का कवर। लोबो की पहली उपस्थिति। शारीरिक रूप से लोबो एक चाकसफेद मानव पुरुष जैसा दिखता है, जिसकी आमतौर पर काली पलकों के साथ रक्तलाल पुतली रहित आंखें होती है। कई कॉमिक बुक पात्रों की तरह लोबो का शरीर अत्यधिक मांसल है, हालांकि बाद के संस्करणों की तुलना में उसकी शुरुआती उपस्थिति पतली थी। मूल रूप से बड़े करीने से कटे हुए बैंगनी भूरे बालों के साथ चित्रित किया गया, इसे जल्द ही एक ग्रे माने के रूप में फिर से डिजाइन किया गया, बाद में एक लंबे, बिखरे हुए, भूरे काले रॉकर बाल, ड्रेडलॉक और हाल ही में एक पोम्पाडोर के रूप में। इसी तरह अपने पहले कुछ दिखावे में उन्होंने जो नारंगी और बैंगनी रंग का लियोटार्ड पहना था, उसे काले चमड़े के बाइकर गियर से बदल दिया गया और बाद में एक कथित आर्कबिशप और समुद्री डाकू थीम वाले गियर के रूप में उनके कार्यालय के दोनों वस्त्रों से बदल दिया गया।
फिर बाद में एक स्लीवलेस फ्लाइट सूट जंपसूट। उनके शस्त्रागार में कई बंदूकें और उनके दाहिने हाथ पर हुक के साथ एक टाइटेनियम चेन शामिल है। अतिरिक्त हथियारों में फ्रैग ग्रेनेड और विशाल नक्काशीदार ब्लेड शामिल हो सकते हैं। लोबो के पास सम्मान की एक सख्त व्यक्तिगत संहिता है, जिसमें वह कभी भी किसी समझौते के पत्र का उल्लंघन नहीं करेगा, हालांकि वह खुशी खुशी इसकी भावना की अवहेलना कर सकता है। वह आश्चर्यजनक रूप से अंतरिक्ष डॉल्फिन के प्रति सुरक्षात्मक है, जिनमें से कुछ को वह अपने घर से खिलाता है। कुछ अलग अलग घटनाओं में मारे गए हैं, जिसका बदला वह अपनी सामान्य हिंसा से लेता है। लोबो के दोस्तों में शामिल है डॉग, एक बुलडॉग जिसके बारे में वह अक्सर दावा करता है कि वह उसका नहीं है जब वह मुसीबत में फंस जाता है। जोनास क्लिम, एक साथी इनाम शिकारी। रमोना, एक जमानतदार नाई। और ग्रीन लैंटर्न गाय गार्डनर। लोबो, खंड 2:58 में डॉग को लोबो द्वारा कुचलकर मार दिया जाता है, जिसमें वह फिर से सुपरमैन से दावा करता है कि कुत्ता उसका नहीं है। यह अंतिम बार है। किसी तरह डॉग बाद में लोबो के साथ प्रकट होता है जब लोबो ग्रीन लैंटर्न और एट्रोसिटस से लड़ने के लिए पृथ्वी पर जाता है। 11 उसके दुश्मनों में डूगुडर सुपरहीरो पैरोडी गोल्डस्टार, लू, व्रिल डॉक्स, ब्लडहाउंड, एट्रिगन द डेमन और जनरल ग्लोरी शामिल है। लोबो आमतौर पर अपने चौथी कक्षा की शिक्षिका मिस ट्रिब, अपने बच्चों, सांता क्लॉज और डॉग सहित किसी को भी मारने की कोशिश करता है, हालांकि उसके मुख्य लक्ष्य सुपरमैन और डेथस्ट्रोक है। लोबो अक्सर अल के डायन नामक एक रेस्तरां में जाता है, जहां वह अक्सर अल की एकमात्र वेट्रेस डार्लिन स्प्रिट्जर के साथ फ्लर्ट करता। बाद में अल और डार्लिन लोबो की विनाश की भूख के कारण समृद्ध होते हैं। वह शहर को नष्ट कर देता है, भोजनालय को छोड़कर। निर्माण श्रमिकों की भीड़ को दोपहर का भोजन करने के लिए केवल एक ही जगह छोड़ देता है। वह एक भोजनालय को भी नष्ट कर देता है, जिसे अल ने उसे जन्मदिन समारोह के हिस्से के रूप में दिया था। लोबो 2 भागों वाले लोबो बनाम द मास्क क्रॉसओवर में दिखाई देता है। लोबो द डक, लोबो और मार्वल कॉमिक्स के पात्र हॉवर्ड द डक का मिश्रण है, जो अमलगम कॉमिक्स ब्रह्मांड में दिखाई देता है। लोबो टिनी टाइटंस में दिखाई देता है। लोबो बॉब द गैलेक्टिक बम में दिखाई देता है। 24 संग्रहित संस्करण। लोबो कीथ गिफेन और एलन ग्रांट द्वारा खंड 1, लोबो 1-4, लोबो पैरामिलिट्री क्रिसमस स्पेशल 1, लोबो बैक 1-4, लोबो ब्लेजिंग चेन ऑफ ला 1 और लोबो कन्वेंशन स्पेशल 1। लोबो कीथ गिफेन और एलन ग्रांट द्वारा खंड 2, लोबो शिशुहत्या 1-4, लोबो मृत्यु और कर 1-4, लोबो 58 अथॉरिटी, लोबो जिंगल हेल एंड अथॉरिटी, लोबो स्प्रिंग ब्रेक नरसंहार। लोबो बिग फ्रैगिन कंपेंडियम बुक 1, लोबो वॉल्यूम 1 1-4, लोबो वॉल्यूम 2 09 वार्षिक 1-2, लोबो पैरामिलिट्री क्रिसमस स्पेशल 1, लोबो बैक 1-4, लोबो ब्लेजिंग चेन ऑफ ला 1, लोबो इन्फेंटिसाई 1-4, लोबो पोर्ट्रेट ऑफ ए विक्टिम 1, लोबो अन अमेरिकन ग्लैडिएटर 1-4, लोबो कन्वेंशन स्पेशल 1, लोबो ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन गॉ 1-4, लोबो इन द चेयर 1, ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स क्वार्टरली 8, सुपरमैन द मैन ऑफ स्टील 30, द डेमन वॉल्यूम 3 11-15, द ओमेगा मैन 3, हुज हु 8 से प्रोफाइल पेज और लोबो कॉप 1। पैरोडी। लोबो वॉल्यूम 1। लक्ष्य लोबो वॉल्यूम 3 1-6, लोबो वॉल्यूम 2 उसकी ताकत से सावधान रहें, लोबो वॉल्यूम 3 7-9 वार्षिक 1, डीसी स्नीक पीक, लोबो सिनेस्ट्रो वॉल्यूम 3 राइजिंग, लोबो वॉल्यूम 3 10-11 वार्षिक 1 प्लस सिनेस्ट्र 12-15, सिनेस्ट्रो वॉल्यूम 4 सिनेस्ट्रो का पतन, लोबो वॉल्यूम 3 12-13 प्लस सिनेस्ट्र 16-23, सुपरमैन बनाम लोबो, सुपरमैन बनाम लोबो 1-3, क्रश और लोबो, क्रश और लोबो 1-8। अन्य मीडिया में टेलीविजन,
लोबो जैसा कि वह सुपरमैन द एनिमेटेड सीरीज में दिखाई देता है। लोबो डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स डीसीएयू में सेट श्रृंखला में दिखाई देता है, जिसे ब्रैड गैरेट द्वारा आवाज दी गई है। 25 लोबो पहली बार सुपरमैन द एनिमेटेड सीरीज में दिखाई देता है। 2 भाग वाले एपिसोड द मेन मैन में उसकी सबसे उल्लेखनीय उपस्थिति में प्रेजर्वर नामक एक एलियन उसे सुपरमैन को पकड़ने और प्रेजर्वर के एंडलिंग्स के संग्रह में जोड़ने के लिए काम पर रखता है। प्रेजर्वर ने लोबो को भी जोड़ने का फैसला किया, यह महसूस करने के बाद कि वह भी एक एंडलिंग है। बाद में और सुपरमैन भागने के लिए सेना में शामिल हो जाते हैं। बदले में लोबो पृथ्वी को अकेला छोड़ने का वादा करता है। लोबो जस्टिस लीग के 2 भाग वाले एपिसोड हेयर आफ्टर में लौटता है। सुपरमैन को टॉयमैन द्वारा भविष्य में भेजे जाने और मृत मान लिए जाने के बाद लोबो उसे जस्टिस लीग में बदलने का फैसला करता है, जिसे लीगर्स कई सुपरविलेन को बेकाबू होने से रोकने के अपने प्रयासों के बीच अनिच्छा से स्वीकार करते हैं। बाद में सुपरमैन वर्तमान में लौटता है और लोबो को बाहर निकाल देता है। 26-27 लोबो एक स्वशीर्षक फ्लैश एनिमेटेड वेब श्रृंखला में दिखाई देता है, जिसे ग्रेग ईगल्स और केविन माइकल रिचर्डसन द्वारा आवाज दी गई है। 28-29-30 लोबो लीजन ऑफ सुपर हीरोज के एपिसोड लीगेसी में एक छोटी सी भूमिका में दिखाई देते हैं। लोबो यंग जस्टिस में दिखाई देते हैं, जिसे डेविड सोबोलोव ने आवाज दी है। 31-25 लोबो डीसी सुपर हीरो गर्ल्स 2015 में दिखाई देती है, जिसे टॉम केनी ने आवाज दी है। 25 लोबो जस्टिस लीग एक्शन में दिखाई देते हैं, जिन्हें जॉन डिमैगियो ने आवाज दी है। 32-25 लोबो क्रिप्टन के दूसरे सीजन में दिखाई देता है, जिसे एम्मेट जे स्कैनलन ने चित्रित किया है। 33-34 यह संस्करण ब्रेनियाक के खिलाफ प्रतिशोध प्रदर्शित करता है, जिसने जार्निया को नष्ट कर दिया और उसके गृह नगर को चुरा लिया। लोबो पर केंद्रित एक स्पिन-ऑफ सीरीज के विकास की घोषणा की गई थी, जिसमें स्कैनलन ने अपनी भूमिका को फिर से निभाया। 35 लेकिन क्रिप्टन के रद्द होने के बाद आगे नहीं बढ़ा। 36 ओलान रोजर्स ने 2020 में वार्नर ब्रदर्स को लोबो और उनकी बेटी क्रश पर आधारित एक वयस्क एनिमेटेड सीरीज पेश की थी, इससे पहले कि इसे खत्म कर दिया गया। 37 पतली परत 2016 में डीसी कॉमिक्स ने डीसी रीबर्थ नामक अपनी पुस्तकों का एक और पुनः लॉन्च लागू किया, जिसने इसकी निरंतरता को उस रूप में बहाल कर दिया जैसा कि द न्यू 52 से पहले था। लोबो ने जस्टिस लीग बनाम सुसाइड स्क्वाड में मैक्सवेल लॉर्ड द्वारा मुक्त किए गए खलनायकों में से एक के रूप में शुरुआत की, जाहिर तौर पर अपने प्री न्यू 52 व्यक्तित्व में बहाल हो गया। वह अमांडा वालर के पहले सुसाइड स्क्वाड का सदस्य है। बैटमैन अंततः लोबो के मस्तिष्क में एक बम प्रत्यारोपित करता है और उसे विस्फोट कर देता है, जिससे लोबो का सिर उड़ जाता है। लोबो द्वारा इसे पुनर्जीवित करने के बाद उसे पता चलता है कि बैटमैन ने उसे लॉर्ड के नियंत्रण से मुक्त करने के लिए ऐसा किया था, और बाद में वह एहसान चुकाने के लिए जस्टिस लीग के एक नए अवतार में शामिल होने के बैटमैन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता। गाय गार्डनर उसे लगभग मुक्त कर देता है, इससे पहले कि हैल जॉर्डन बोतल पकड़ लेता है और उससे कहता है कि उसे शेल्फ पर छोड़ देना बेहतर है। 21 शक्तियां और क्षमताएं सभी कॉमिक पुस्तकों में लोबो को एक क्रूर इनाम शिकारी के रूप में चित्रित किया गया है। उसका केवल एक नियम है, एक बार जब वह कोई अनुबंध ले लेता है तो वह उसे पूरा करता है, चाहे कुछ भी हो, भले ही इसका मतलब चोट लगने का जोखिम हो। अगर उसके पास और भी अधिक पैसे के लिए कोई काउंटर अनुबंध है तो वह नया अनुबंध पूरा करेगा। लोबो के पास अनिर्धारित सीमाओं की असाधारण शक्ति है। उसकी शक्ति उसकी अन्य शक्तियों की तरह विभिन्न कॉमिक बुक लेखकों द्वारा अलग-अलग कलात्मक व्याख्याओं के आधार पर बहुत भिन्न होती है। कुछ उदाहरणों में उसे एक इंसान से बमुश्किल अधिक शक्तिशाली के रूप में दर्शाया गया है, जबकि अन्य में वह सुपरमैन के समान स्तर पर शारीरिक शक्ति का प्रदर्शन करता है। जब भी वे मिले हैं,
उन्होंने एट्रिगन द डेमन के लिए ताकत में एक मैच दिखाया है। लोबो में अलौकिक स्थायित्व भी है, जो बहुत भिन्न होता है। कुछ स्थितियों में लोबो को पारंपरिक गोलियों से घायल दिखाया गया है, जबकि अन्य स्थितियों में उसके पास सुपरमैन के साथ पैर से पैर मिलाकर खड़े होने, गहरे अंतरिक्ष में असुरक्षित रूप से जीवित रहने और बिना चोट खाए उच्च स्तर के विनाशकारी हथियारों और शक्तिशाली विस्फोटों का सामना करने की शारीरिक लचीलापन है। उसने गैसीय रसायनों के प्रति विशेष संवेदनशीलता प्रदर्शित की है। एक उदाहरण में लोबो को अमर घोषित किया गया था। मरने के बाद और नर्क में जाने के बाद वह राक्षसों के लिए बहुत अधिक साबित हुआ, और जब उसे फिर स्वर्ग भेजा गया तो उसने इतना कहर बरपाया कि उसे परलोक से हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया गया। अगर लोबो को चोट लगती है तो उसका त्वरित उपचार कारक उसे क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए ऊतकों को अलौकिक गति और दक्षता और कम स्पष्ट दर्द के साथ पुनर्जीवित करने में सक्षम बनाता है। लोबो कार्यात्मक रूप से अमर भी है। वह उम्र बढ़ने और बीमारी के प्रभावों से प्रतिरक्षित है। इस प्रकार, भले ही वह काफी समय तक काम करने में असमर्थ होने के लिए पर्याप्त चोट सह सकता है, लेकिन पर्याप्त समय दिए जाने पर वह स्पष्ट रूप से किसी भी चोट से ठीक हो जाएगा। उदाहरण के लिए, लोबो अपने स्वयं के रक्त के एक पूल से पुनर्जीवित हो सकता है, जाहिर तौर पर कोशिकाओं को पुनर्चक्रित कर सकता है। 22 वह एक दुर्जय योद्धा है, जिसे सशस्त्र और निहत्थे युद्ध के कई रूपों में विशेषज्ञता हासिल है। उसका पसंदीदा हथियार एक बड़ी टाइटेनियम मिश्र धातु की चेन है, जिसके अंत में एक बड़ा गटिंग हुक जुड़ा होता है, जिसे अक्सर गैरोट कहा जाता है, जिसे वह अपनी दाहिनी कलाई के चारों ओर लपेटे रखता है। कभी कभी वह उच्च श्रेणी के विस्फोटक और उन्नत आग्नेयास्त्रों का भी उपयोग करता है। अपने हिंसक और असभ्य स्वभाव के बावजूद, लोबो के पास विनाश और हिंसा के मामलों में एक प्रतिभाशाली स्तर की बुद्धि है। वह जटिल विषैले एजेंट और संबंधित मारक बना सकता है। उसकी पिछली कहानी के एक संस्करण में उसने स्कूल विज्ञान परियोजना के रूप में जार्निया पर ऐसा प्लेग छोड़ा था। इसके परिणामस्वरूप 1 सप्ताह के भीतर पूरी आबादी की मृत्यु हो गई। फिर उसने खुद को ए ग्रेड दिया। उसका वाहन, किसी प्रकार की अंतरिक्ष यात्रा मोटरसाइकिल, स्पेस हॉग, अक्सर उसके साथ रहता है। यह उसके अपने डिजाइन का है और अपने आकार के बावजूद यह अंतरिक्ष में विस्तारित और तेज यात्रा करने में सक्षम है। इसके अलावा यह अपने आसपास के लोगों को अंतरिक्ष के खतरों से बचाता है और किसी तरह सांस लेने और बोलने की क्षमता देता है। वह नष्ट हो चुके टाइम हॉपर से भागों को निकालने और उन्हें अपनी बाइक से जोड़ने में भी सक्षम था, जिससे एक काम करने वाली टाइम मशीन बन गई। लोबो कई विदेशी भाषाओं में पारंगत है। लोबो के अनुसार 17,897, 23 और बाहरी संदर्भों के बिना दुनिया के स्थानों और संस्कृतियों में बेहद जानकार है। लोबो अपने अजीब व्यवहार और सिगार के प्रति प्रेम के लिए जाना जाता है। एक बार उसे अपनी पसंद का सिगार न मिलने पर एक पूरे ग्रह को नष्ट करने के लिए जाना जाता था। यह पूरी तरह से ज्ञात नहीं है कि उसकी शक्तियाँ उसकी जाति के लिए किस हद तक सामान्य है या उसके लिए अद्वितीय है। द लास्ट कजर्नियन और अन्य जगहों पर यह कहा गया है कि क्लोनिंग और उपचार क्षमताएं सभी कजर्नियन के पास मौजूद विशेषताएं हैं, जैसा कि अंतरिक्ष के निर्वात में जीवित रहने की स्पष्ट क्षमता है। रीबूट से पहले लोबो को ब्राइटेस्ट डे स्टोरी लाइन के दौरान एट्रोसिटस द्वारा रेड लैंटर्न पावर रिंग प्रदान की गई थी। अन्य संस्करण 2006-07 की मिनीसीरीज 52 में लोबो फिर से प्रकट होता है और नायकों के एक समूह एडम स्ट्रेंज, एनिमल मैन और स्टारफायर से मिलकर का सामना करता है, जो 2005 से 2006 की इन्फिनिट क्राइसिस स्टोरी लाइन की घटनाओं के बाद खुद को अंतरिक्ष में फंसे हुए पाते हैं। सभी को आश्चर्य होता है कि वह उन्हें नहीं मारता। लोबो धर्म खोजने का दावा करता है। सेक्टर 3500 का आध्यात्मिक नेता बन जाता है, जिसे एक अज्ञात हमलावर ने खंडहर में छोड़ दिया था। वह एक्रोन के एमराल्ड आई का वर्तमान केयरटेकर है। खोए हुए नायकों को लेडी स्टाइल्स को हराने में मदद करने के बाद
वह एमराल्ड आई को 3 सिर वाले मछली देवता के पास लाता है, जो बदले में लोबो को उसकी अहिंसा की प्रतिज्ञा से मुक्त करने के लिए सहमत होता है। जब उसे बताया जाता है कि एमराल्ड आई ही एकमात्र ऐसी चीज है जो मछली देवता को मार सकती है, तो लोबो उसे इससे उड़ा देता है। वॉल्यूम और अंक की आवश्यकता। 1 साल बाद लोबो अगस्त 2007 में बैटमैन के साथ 2 भाग की क्रॉसओवर मिनी सीरीज डेडली सीरियस में दिखाई दिए, जिसे सैम कीथ ने लिखा और चित्रित किया था। इसके अलावा लोबो ने रीच के लिए एक रॉकेट को रोकने के लिए अपने अपने शीर्षकों में टीन टाइटंस और ब्लू बीटल से लड़ाई की है, जिसमें वह विफल रहा। रीगन इन हेल मिनीसीरीज में यह पता चलता है कि 1995 के अंडरवर्ल्ड अनलीशेड स्टोरी लाइन के दौरान नेरॉन के साथ किए गए सौदे के बाद लोबो की आत्मा अभी भी नर्क में थी। लोबो की पीड़ा नेरॉन के पूरे महल को शक्ति देने के लिए पर्याप्त थी। एट्रिगन द डेमन और ब्लू डेविल के बीच लड़ाई में लोबो को उसकी जेल से मुक्त कर दिया गया था और वह नेरॉन से बदला लेने के लिए नर्क से होकर गुजरा। लोबो से लड़ने से पहले पूरी तरह से ठीक होने के लिए समय खरीदने के लिए एट्रिगन ने ब्लू डेविल की आत्मा चुरा ली और उसे सूचित किया कि उसे इसे वापस पाने के लिए लोबो से लड़ना होगा। लोबो के उत्पात के दौरान उसने जतारा का सिर काट दिया, जिससे उसकी बेटी जतना को उसे रसातल में भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो आत्मा की मृत्यु है। बाद में लोबो को नर्क में अपने मिशन के दौरान जेएलए की सहायता करते हुए दिखाया गया है, जहां वह अग्नि देवता प्लूटस को हराने में मदद करता है। 13 सबसे उज्ज्वल दिन। 2010 की ब्राइटेस्ट डे कहानी में लोबो एट्रोसिटस के सिर पर इनाम जीतने के लिए पृथ्वी पर आता है। 14 हेल जॉर्डन, कैरोल फेरिस और सिनेस्ट्रो से लड़ने के बाद वह भाग जाता है। यह पता चलता है कि लड़ाई का मंचन एट्रोसिटस ने खुद किया था। भुगतान के रूप में लोबो को एक लाल लालटेन की अंगूठी दी जाती है। 11 विद्रोहियों। अभी भी अपनी गर्दन के चारों ओर एक चेन पर अपनी लाल अंगूठी पहने हुए लोबो को व्रिल डॉग्स द्वारा एक बार से भर्ती किया जाता है, जिसे अपने पिता ब्रेनियाक और पल्सर स्टारग्रेव एक पकड़े गए हथियार से लड़ने में उसकी मदद की आवश्यकता होती है। अपने स्पेसहॉग को खोने के बावजूद लोबो ग्रह कोलू को बचाता है, लेकिन ब्रेनैक और पल्सर स्टारग्रेव बच निकलते हैं। लोबो रैन ग्रह पर स्थित व्रिल डॉग्स की सेना का एक वरिष्ठ सदस्य बन गया। लोबो स्टारो द कॉन्करर और उसके लेफ्टिनेंट को हराने, रैन, वेगा सिस्टम और आकाशगंगा की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कुंजी था। लोबो को पता नहीं था कि साइंस ने लोबो के क्लोन बनाए थे, जो कि कजरनियन जाति को वापस लाने का प्रयास कर रहे थे, जो उन्हें अजेय बना सकता था, लेकिन यह श्रृंखला समाप्त होने से पहले ही समाप्त हो गई। 15 नया 52 जस्टिस लीग वॉल्यूम 2 23.2 प्रकाशित 11 सितंबर 2013 में अपने प्रतिस्थापन के प्रतीक के रूप में पुनः डिजाइन किया गया लोबो अपने पूर्ववर्ती का कटा हुआ सिर पकड़े हुए है। 2011 में डीसी कॉमिक्स ने द न्यू 52 नामक एक पहल में डीसी यूनिवर्स निरंतरता को फिर से शुरू किया। रॉब लिफेल्ड द्वारा लिखित डेथ स्ट्रोक वॉल्यूम 2/9 में लोबो का एक नया संस्करण शुरू हुआ। यह लोबो एक कजरनियन दास व्यापारी है, जिसने अपनी प्रिय राजकुमारी शीबा को छोड़कर अपनी बाकी जाति को मार डाला। 16 एक दूसरा संस्करण, जो असली लोबो होने का दावा करता है और चरित्र के मूल संस्करण जैसा दिखता है, जस्टिस लीग वॉल्यूम 2 23.2 में पेश किया गया था। वह मूल रूप से कजरनियन शाही परिवार का अंगरक्षक था, जिसने ग्रह के जीवन रक्त को शामिल करते हुए एक यूचरिस्ट जैसी रस्म का उपयोग किया, जो लाजर पिट्स के समान पूल थे। इन कुंडों में पीने या स्नान करने से प्रतिभागियों को पुनर्योजी क्षमताएं प्राप्त होती है, जो उन्हें और सम्राट को पूरे ग्रह से जोड़ती है। हालांकि एक अज्ञात पार्टी ने जीवन रक्त को दूषित कर दिया, जिससे कजरनियन सम्राट और अनुष्ठान में भाग लेने वाले किसी भी नागरिक को पागल हो जाना पड़ा, जिसके कारण लोबो को ग्रहों की इच्छा मृत्यु करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लोबो के इस संस्करण की विशेषता वाली एक नई श्रृंखला अक्टूबर 2014 में शुरू हुई। 17
18 और दिसंबर 2015 के अंक के साथ समाप्त हुई। 19 डीसी पुनर्जन्म। सितंबर 2009 में वार्नर ब्रदर्स ने घोषणा की कि गाय रिची एक लाइव एक्शन लोबो फिल्म का निर्देशन करने जा रहे हैं, जिसमें उन्हें पृथ्वी की यात्रा करते और 4 भगोरों को खोजने के लिए एक किशोर लड़की के साथ सेना में शामिल होते देखा जाएगा। रिची को 2010 की शुरुआत में लोबो का निर्माण शुरू करना था और फिल्म में एक अपमानजनक, कर्कश स्वर लाना था, जैसा कि उन्होंने पिछली फिल्मों लॉक, स्टॉक एंड 2 स्मोकिंग बैरल्स और स्नैच के साथ किया था। हालांकि स्टूडियो कथित तौर पर मोशन पिक्चर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका से PG-13 रेटिंग का लक्ष्य बना रहा था। 38 जब रिची ने अपनी फिल्म शर्लक होम्स के सीक्वल पर काम करने के लिए परियोजना छोड़ दी, तो लोबो फिल्म का उत्पादन रोक दिया गया। 3-9-41 हालांकि अगले वर्ष फरवरी में जॉनसन ने शाजम में ब्लैक एडम को चित्रित करने के लिए इस परियोजना को छोड़ दिया। 42 बाद में जेसन फुच्स को लोबो फिल्म की पटकथा लिखने के लिए काम पर रखा गया। 43-44 बाद में फरवरी 2018 में डेडपूल की सफलता से प्रेरित होकर माइकल बे को फिल्म का निर्देशन करने के लिए जोड़ा गया। 45 वॉरवुल्फ लोबो का एक अर्थ 3 अवतार जस्टिस लीग क्राइसिस ऑन 2 अर्थ्स में क्राइम सिंडिकेट के सदस्य के रूप में एक गैर बोलने वाली कैमियो उपस्थिति बनाता है। 46 लोबो लेगो डीसी कॉमिक्स सुपर हीरोज एक्वामैन रेज ऑफ अटलांटिस में दिखाई देता है, जिसे फ्रेड टाटासियोर ने आवाज दी है। 47-25 लोबो लेगो डीसी शाजम मैजिक एंड मॉन्स्टर्स में दिखाई देता है, जिसे फिर से फ्रेड टाटासियोर ने आवाज दी है। 48-25 लोबो टुमोरोवर्स में सेट की गई फिल्मों में दिखाई देते हैं, जिन्हें शुरू में रयान हर्स्ट और बाद में जॉन डिमैगियो द्वारा आवाज दी गई थी। 25-49-50-51 लोबो सुपरगर्ल वुमन ऑफ टुमारो में दिखाई देंगी, जिसका किरदार जेसन मोमोआ निभाएंगे। 6 वीडियो गेम लोबो को ओशन सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित एक स्वशीर्षक फाइटिंग गेम में एक खेलने योग्य चरित्र के रूप में प्रदर्शित होना था, इससे पहले कि इसे रद्द कर दिया गया। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 लोबो इनजस्टिस गॉड्स एमंग अस में एक डाउनलोड करने योग्य पात्र के रूप में दिखाई देता है, जिसे पुनः डेविड सोबोलोव द्वारा आवाज दी गई है। लोबो स्क्रिब्लेनाट्स अनमास्क्ड ए डीसी कॉमिक्स एडवेंचर में एक पात्र के रूप में दिखाई देता है। 63 लोबो लेगो बैटमैन 3 बियॉन्ड गोथम में एक खेलने योग्य चरित्र के रूप में दिखाई देता है, जिसे ट्रेविस विलिंगम द्वारा आवाज दी गई है। 64 लोबो डीसी अनचेंड में एक खेलने योग्य पात्र के रूप में दिखाई देता है। लोबो लेगो डीसी सुपरविलेंस में एक अनलॉक करने योग्य खेलने योग्य चरित्र के रूप में दिखाई देता है, जिसे फिर से डेविड सोबोलोव द्वारा आवाज दी गई है। 65 इसके अतिरिक्त वह कई बोनस मिशनों और डीएलसी स्तरों के लिए कथावाचक के रूप में कार्य करता है। लोबो जस्टिस लीग कॉस्मिक कैओस में दिखाई देते हैं, जिसे रिक डी वासरमैन ने आवाज दी है। 25 मिश्रित लोबो एलन ग्रांट द्वारा लिखित और 2006 में प्रकाशित उपन्यास डीसी यूनिवर्स लास्ट सन्स में दिखाई देते हैं। लोबो ग्रीन लैंटर्न द एनिमेटेड सीरी 13 में दिखाई देता है। 66 यह भी देखे ब्लैकेस्ट नाइट इवेंट के दौरान ब्रह्मांड के संरक्षक भावनात्मक स्पेक्ट्रम के विभिन्न कोर के बीच प्रकाश के युद्ध को देखते हुए दिखाए जाते हैं। एक दृश्य में लॉस्ट लैंटर्न्स को रेड लैंटर्न कोर का सामना करते हुए दिखाया गया है, ताकि लैरा के शरीर को यसमॉल से वापस लाया जा सके। जैसा कि 7 कोर एक दूसरे से लड़ते हैं, मृत्यु द्वारा संचालित एक नया 8वां समूह डीसी यूनिवर्स में पेश किया जाता है। ब्लैक लैंटर्न को ब्लैक हैंड नए कोर का एक नेता काली शक्ति के छल्ले जारी करता है, जो मृतकों को पुनर्जीवित करता है ताकि सदस्यों को उनके रैंक में भर्ती किया जा सके। 17 जैसे ही एट्रोसिटस लॉस्ट लैंटर्न के खिलाफ लड़ाई में कदम रखता है,
ब्लैक रिंग से यसमॉल्ट पर उतरते हैं। लेरा और 4 मृतक इन्वर्जन के शवों की तलाश करते हैं। 18 ब्लैकेस्ट नाइट 3 के अंत में द बुक ऑफ द ब्लैक से लिया गया अंश बताता है कि रंगीन रोशनियों के खिलाफ ब्लैक लैंटर्न कोर के धर्मयुद्ध में क्रोध दूसरी भावना होगी। प्रेम को पहली भावना के रूप में दर्शाया गया है, जो ग्रीन लैंटर्न खंड 4:46 में पूरी होती है, जब ब्लैक लैंटर्न स्टार सैफायर के गृहग्रह जमारोन को तबाह कर देते हैं। यसमॉल्ट पर 4 इन्वर्जन एट्रोकिटस पर हमला करते हैं और उसका दिल निकाल लेते हैं। हालांकि उसकी अंगूठी में निहित अतृप्त क्रोध उसे मरने से रोकता है, कार्यात्मक रूप से उसके दिल को बदल देता है और अस्थायी रूप से ब्लैक लैंटर्न इन्वर्जन को नष्ट कर देता है। बाद में एट्रोकिटस लार्फलीज की खोज में ब्लैक लैंटर्न को अस्थायी रूप से नष्ट करते हुए देखा जाता है और मांग करता है कि वह ऑरेंज सेंट्रल पावर बैटरी को आत्मसमर्पण कर दे। समूह को सामूहिक प्रयास में भावनात्मक स्पेक्ट्रम में अपने संबंधित रंगीन रोशनी का प्रतिनिधित्व करने के लिए लार्फलीज और एट्रोसिटस की आवश्यकता है, ताकि एक सामूहिक सफेद रोशनी बनाई जा सके जो ब्लैक लालटेन कोर को नष्ट कर देगी। एट्रोसिटस शुरू में सहयोग करने से इनकार कर देता है, लेकिन यह निर्णय लेने के बाद कि ब्लैक लालटेन गार्डियंस की उतनी ही रचना है जितनी कि मैनहंटर ड्रॉइड्स उसकी दुनिया को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार है, वह अपना विचार बदल देता है और अनुपालन करता है। 20 पृथ्वी पर लड़ाई के दौरान मेरा को ब्लैक लालटेन के खिलाफ लाइन पकड़ने में मदद करने के लिए अस्थायी रूप से रेड लालटेन कोर में डिप्टी के रूप में शामिल किया गया है। 21 लेकिन वंडर वूमन मेरा के गुस्से को वापस रखने और उसे नियंत्रण की 1 डिग्री प्रदान करने के लिए अपनी स्टार नीलम अंगूठी का उपयोग करने में सक्षम है। जब एक्वामैन को पुनर्जीवित किया जाता है तो अंगूठी पूरी तरह से हटा दी जाती है। ग्रीन सेंट्रल पावर बैटरी की ब्लैक लालटेन घेराबंदी के दौरान काइल रेनर और गाय गार्डनर वाइस को रिहा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि रेड लालटेन ब्लैक लालटेन को पुनर्जीवित करने की तुलना में तेजी से नष्ट करने में सक्षम होगा, जिससे बैटरी को नष्ट करने का प्रयास कर रहे एक विशाल ब्लैक निर्माण को कमजोर कर दिया जाएगा। यह मानते हुए कि वाइस बच गया है, रिहा होने के बजाय अल्फा लालटेन चेसलॉन उसे मार देता है। वाइस की अंगूठी बाद में गाय गार्डनर से जुड़ जाती है, जो काइल रेनर की मौत के बाद गुस्से से भर गया है। 23 अपने हरे और लाल दोनों पावर रिंग का उपयोग करते हुए गाय दर्जनों ब्लैक लालटेन का वध करता है। 24 ग्रहीय ग्रीन लालटेन मोगो द्वारा ब्लैक लालटेन को बेअसर करने का प्रबंधन करने के बाद गाय अपने साथी ग्रीन लालटेन पर अपना गुस्सा निकालता है। 25-26 जब गाय क्रोना के नियंत्रण में ग्रीन लालटेन कोर से लड़ने के लिए एट्रोसिटस की अंगूठी का उपयोग करता है, तो वह अस्थायी रूप से रेड लैंटर्न में लौटता है। गाय की हरी अंगूठी से समझौता किया जाता है और तर्क दिया जाता है कि उसे लाल अंगूठी के साथ कुछ अनुभव है, जबकि एट्रोसिटस को क्रोना द्वारा ब्लैक की पुस्तक में फंसाया गया है। काइल रेनर की अस्थायी नीली अंगूठी उसे लाल अंगूठी के प्रभाव से गाय को पूरी तरह से ठीक करने की अनुमति देती है, जब संकट खत्म हो जाता है और एट्रोसिटस को मुक्त कर दिया जाता है। द न्यू 52 और एकल शीर्षक सितंबर 2011 में द न्यू 52 ने डीसी की निरंतरता को फिर से शुरू किया। इस नई समयरेखा में रेड लैंटर्न बैकस्टोरी मौलिक रूप से परिवर्तित न होने के बावजूद पीटर मिलिगन द्वारा लिखित नामांकित श्रृंखला में समझाया और विस्तारित किया गया था। 27 जिसे अंततः फ्लैश पॉइंट कहानी के अंत के बाद रिलीज किया गया। 28 ग्रीन लैंटर्न के युद्ध की समाप्ति के बाद इस तथ्य से निराश होकर कि वह नहीं था जिसने रयूत नरसंहार के अपराधी क्रोना को मारा था, एट्रोसिटस को अपने क्रोध में कमी महसूस होती है। वह बिना किसी उद्देश्य के रह जाता है और केवल क्रोध से प्रेरित विचलित पशुवत अधीनस्थों की एक सेना का नेतृत्व करने की कमियों का सामना करता है। 29 वह अपने बराबर और दाहिना हाथ बनने के लिए एक व्यक्ति को चुनने का फैसला करता है, जिस पर वह अपनी पूरी मानसिक क्षमताओं को समर्पित करना चाहता है। 30 वह ब्लीज को चुनता है। 31 लेकिन जल्द ही उसे लगता है कि उसने उसे ऐसा करने के लिए बहकाया होगा। उसी समय पृथ्वी पर अपने भाई को पीट कर मारते हुए देखने के बाद
जैक मूर नाम का एक युवा अंग्रेज रेड लैंटर्न बन जाता। ब्लीच न्यू गार्डियंस टीम में रेड लैंटर्न प्रतिनिधि बन जाता है, जिसमें आपसी हितों के लिए एक साथ काम करने वाले 7 अलग-अलग कोर के 7 प्रतिनिधि शामिल होते हैं। समूह वेगा सिस्टम में एक रहस्यमय ऑरेरी की जांच करता है। 33 ग्रीन लैंटर्न कोर से आधिकारिक रूप से छुट्टी मिलने के बाद काइल रेनर के साथ अपनी पावर बैटरी को ठीक करने के लिए पृथ्वी पर वापस यात्रा करता है, जबकि उसकी अंगूठी और ओन नेटवर्क तक पहुंच बनाए रखता है। अगर गार्डियंस उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उसकी रक्षा करने के लिए रेड लैंटर्न कॉर्प्स एक सुपर विलेन और कभी-कभी एंटी हीरोइक संगठन है जो डीसी कॉमिक्स में दिखाई देता है। उनकी शक्ति क्रोध से संबंधित भावनात्मक स्पेक्ट्रम से प्राप्त होती है। एक प्रकाशन इतिहास। उन्होंने ग्रीन लैंटर्न वॉल्यूम 4 25 जनवरी 2008 में शुरुआत की और उन्हें जियोफ जॉन्स और एथन वैन साइवर द्वारा बनाया गया था। 2 उनकी कुछ विशेषताएं वैन साइवर की पसंदीदा फिल्मों में से एक 28 डेज लेटर से प्रेरित थीं। 3 काल्पनिक समूह इतिहास। रेड लैंटर्न कोर का उल्लेख सबसे पहले सिनेस्ट्रो कॉर्प्स वॉर कहानी के दौरान किया गया था। डीसी यूनिवर्स में एक और प्रमुख क्रॉसओवर घटना की भविष्यवाणी करते हुए भूतपूर्व गार्जियन गैंथेट ने हेल जॉर्डन, गाय गार्डनर, जॉन स्टीवर्ट और काइल रेनर को ब्लैकेस्ट नाइट की भविष्यवाणी बताई। भविष्यवाणी में भावनात्मक स्पेक्ट्रम की रोशनी से संचालित 7 कोर के बीच प्रकाश के युद्ध का वर्णन किया गया है। भविष्यवाणी का एक हिस्सा पड़ता है। लाल लालटेन को रक्त में अभिषेक किए जाने पर घृणा की एक शक्ति उठेगी, वाहक का क्रोध बिना फिल्टर और अनियंत्रित होगा। 4 डीसी निरंतरता के अनुसार ग्रीन लैंटर्न कोर में संवेदनशील प्राणियों की भर्ती करने से पहले ब्रह्मांड में व्यवस्था लाने के प्रयास में ब्रह्मांड के संरक्षकों ने मैनहंटर्स का निर्माण किया, जो रोबोट शांति सैनिकों का एक समूह था। हालांकि मैनहंटर्स ने अंतरिक्ष क्षेत्र 666 के निवासियों का नरसंहार किया और बचे हुए लोगों ने 5 इन्वर्सन का गठन किया, जो ब्रह्मांड के संरक्षकों को नष्ट करने पर आमादा एक आतंकवादी सेल है। 5 इन्वर्सन का सदस्य एट्रोसिटस क्रोध से भस्म हो जाता है, पहला रेड लैंटर्न बन जाता है और अन्य सदस्यों को मार देता है। 6 7 8 जियोफ जॉन्स ने रेड लैंटर्न कोर को संभवतः सबसे हिंसक कोर बताया है, जो युद्ध की किसी स्पष्ट योजना के बजाय भावनात्मक विस्फोट, क्रोध से प्रेरित हिंसक प्रतिक्रिया पर आधारित है। उन्होंने एट्रोसिटस को रेड लैंटर्न के सबसे सुसंगत और नियंत्रण में के रूप में वर्णित किया है, लेकिन नोट किया कि उसे अन्य अधिक जंगली सदस्यों को नियंत्रित करने में परेशानी होगी। सिनेस्ट्रो उनका प्राथमिक लक्ष्य है। 9 लाल लालटेन का क्रोध। फाइनल क्राइसिस रेज ऑफ द रेड लैंटर्न में रेड लैंटर्न सिनेस्ट्रो को पकड़ लेते हैं और पूर्व ग्रीन लैंटर्न लैरा को भर्ती कर लेते हैं। हेल जॉर्डन को रेड लैंटर्न रिंग मिलती है, इससे पहले कि सेंट वॉकर उसे मुक्त करने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। 8 10 11 12 13 विज्ञान दंगा। ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स में ग्रीन लैंटर्न ने वाइस को ओए पर कैद कर लिया। हालांकि वाइस भाग जाता है, वार्डन वोज पर हमला करता है और पराजित होने और फिर से कैद होने से पहले दंगा भड़काता है। 14 15 16 सबसे काली रात। मुख्य लेख ब्लैकेस्ट नाइट। सुपरगर्ल कारा जोरेल। सेक्टर 2813 की सुपरमैन की जैविक चचेरी बहन। न्यू 52 में उसके पिछले अनुभवों से उत्पन्न दुहक और क्रोध एक लाल शक्ति की अंगूठी को उसकी ओर आकर्षित करता है। 61 ग्रीन लालटेन कोर द्वारा पकड़े जाने के बाद उसे यसमॉल्ट ले जाया जाता है और ब्लड लेक उसकी मानसिक संतुलन बहाल करती है, जहां वह गाय गार्डनर के रेड लालटेन समूह में शामिल हो जाती है। 62 बाद में उसे गाय द्वारा छुट्टी दे दी जाती है ताकि उसे एट्रोसिटस के खिलाफ आने वाले युद्ध में बेवजह मरने की जरूरत न पड़े। 63 बाद में एक विदेशी कवच के कब्जे से बचने के लिए वह पृथ्वी के पीले सूरज के केंद्र में रहते हुए अपनी अंगूठी हटा देती है,
लेकिन बहुत अधिक पीलेस और विकिरण को अवशोषित करने के परिणामस्वरूप अपनी क्रिप्टोनियन शक्तियों से उपचार कारक के कारण बच जाती। हेल जॉर्डन, सेक्टर 2814 का एक ग्रीन लैंटर्न अधिकारी को सिनेस्ट्रो को रेड लैंटर्न से बचाने और लैरा के गुस्से को शांत करने के प्रयास के दौरान एक लाल पावर रिंग दी गई, लेकिन सिनेस्ट्रो ने उसे मार डाला ठीक उसी समय जब वह आगे बढ़ने वाला था। क्रोधित लैरा की लाल पावर रिंग हेल के गुस्से को पहचान लेती है और खुद को उसकी उंगली पर लगा लेती है, जिससे वह अस्थायी रूप से रेड लैंटर्न कोर का सदस्य बन जाता है। 12. हेल ब्लू लैंटर्न कोर की सहायता से लाल रिंग के प्रभाव को दूर करने में सक्षम है। 13. जेम्स किम, सेक्टर 2814 उदास स्माइली, एक आदमी जिसकी बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। हालांकि उसके पास लाल पावर रिंग नहीं है, लेकिन द बुचर के होस्ट के रूप में उसे इसकी कोई जरूरत नहीं है। 60. क्रोना, सेक्टर 0 का ग्रीन लैंटर्न के युद्ध के दौरान क्रोना कुछ समय के लिए एट्रोसिटस की अंगूठी और अन्य 6 रिंगों पर नियंत्रण करने में सक्षम था और उनका उपयोग ग्रीन लैंटर्न कोर के खिलाफ किया, लेकिन हेल जॉर्डन द्वारा क्रोना को मारने के बाद अंगूठी अपने मालिक के पास वापस आ गई। 65. मेरा, सेक्टर 2814 की अटलांटिस के पानी के नीचे के राज्य की रानी मेरा को ब्लैक लैंटर्न कोर के खिलाफ युद्ध के दौरान डिप्टी रेड लैंटर्न के रूप में चुना जाता है। 66. जब एक्वामैन को बाद में व्हाइट एंटिटी द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है, तो उसके लिए मेरा का प्यार उसकी अंगूठी से कनेक्शन को तोड़ देता है। सौभाग्य से वह कैरोल फेरिस और सेंट वॉकर के संयुक्त प्रयासों से मृत्यु से बच जाती है। 67. स्पेक्टर, सेक्टर 2814 का ब्लैकेस्ट नाइट इवेंट के दौरान पैरालेक्स द्वारा ब्लैक पावर रिंग के कब्जे से मुक्त होने के बाद एट्रोसिटस स्पेक्टर को रेड लैंटर्न कॉर्प्स में भर्ती करने का प्रयास करता है। रेड लैंटर्न सिंबल और सिग्नेचर रीगर्जिटेशन ऑफ ब्लर को लेने के बाद स्पेक्टर घुसपैठ के प्रभावों को दूर करने में सक्षम है, यह समझाते हुए कि वह भगवान का क्रोध है, एट्रोसिटस का नहीं। 68. काइल रेनर, सेक्टर 2814 का पृथ्वी के 6 ग्रीन लैंटर्न में से एक, काइल सभी कोर रिंगों के लिए एक चुंबक बन गया था, जिसमें एक लाल रिंग उसे दिखाई देती थी जो उसे अपना वाहक होने का दावा करती थी। तब से यह पता चला है कि काइल को भावनात्मक स्पेक्ट्रम की सभी शक्तियों को चैनल करना चाहिए, जबकि लाल रिंग के बिना वह अपनी इच्छानुसार लाल प्रकाश की शक्तियों तक पहुंच सकता है। जब वह ऐसा करता है तो वह परेशान करने वाला ठंडा भी हो जाता है। सुपरमैन प्राइम, सेक्टर 2813 का सुपरमैन प्राइम ब्लैकेस्ट नाइट की कहानी के दौरान अस्थायी रूप से रेड लैंटर्न कोर का सदस्य बन जाता है, क्योंकि उसके क्रोध के कारण ब्लैक पावर रिंग, जो उसे ब्लैक लैंटर्न में बदलने की कोशिश करती है, उसे अस्थायी रूप से रेड लैंटर्न में बदल देती है। लोबो, सेक्टर 3500 का ब्राइटेस्ट डे में एट्रोसिटस ने लोबो को रेड लैंटर्न के नेता पर हमला करने के लिए नियुक्त किया ताकि हेल जॉर्डन, कैरोल फेरिस और सिनेस्ट्रो का विश्वास हासिल किया जा सके। अपनी सेवाओं के लिए भुगतान के रूप में एट्रोसिटस ने लोबो को एक लाल अंगूठी से पुरस्कृत किया। यह अज्ञात है कि अंगूठी का कभी उपयोग किया गया था या नहीं। इकाई, कसाई एक बैल जैसी इकाई और क्रोध का अवतार है जो लाल लालटेन का शक्ति स्रोत है। 60, 69, 70, 71 ग्रीन लैंटर्न लाइट्स आउट में कसाई और अन्य भावनात्मक संस्थाएं भावनात्मक स्पेक्ट्रम को बहाल करने के लिए सोर्स वॉल पर लौटकर खुद को बलिदान कर देती है। हालांकि एक नई इकाई का जन्म होता है और वह पृथ्वी के कोर में गर्भ धारण करना शुरू कर देती है। 65, 72, 73, 74, 75 शपथ, ब्लीज, सेक्टर 33 की हवानिया ग्रह की एक राजकुमारी जिसका अपहरण कर लिया गया, उसे प्रताड़ित किया गया और सिनेस्ट्रो कोर द्वारा बलात्कार किया गया। इस प्रक्रिया में उसने अपने पंख खो दिए। वह कंकाल निर्माण प्रतिस्थापन उत्पन्न करने के लिए अपनी लाल लालटेन शक्तियों का उपयोग करती है। 3, 10, 48, 31 डेक्स स्टार, सेक्टर 2814 का एक आवारा बिल्ली जिसका मालिक गुंडों द्वारा मारा गया था।
रेड लैंटर्न रिंग हासिल करने के बाद डेक्सटर गुंडों को मारता है और बदला लेने का इरादा रखता है। 29 विजार्ड के साथ एक साक्षात्कार में जियोफ जॉन्स ने उसे रेड लैंटर्न में सबसे क्रूर और दुर्भावनापूर्ण के रूप में वर्णित किया। 10 मूल रूप से शेन डेविस द्वारा एक मजाक के रूप में इरादा किया गया था। सकारात्मक स्वागत के कारण उसे अधिक प्रमुखता से दिखाया जाने लगा। 48 रैंकोर जैक मूर सेक्टर 2814 का पृथ्वी का एक बच्चा गुंडा जिसे उसके भाई रे के साथ उसके दादा ने उसकी मां की मृत्यु के बाद अपने साथ ले लिया था। अपने दादा की हत्या के बाद जैक को एक रेड लैंटर्न रिंग मिलती है और उसे कोर में शामिल किया जाता है, जो निर्माण करने में सक्षम कुछ रेड लैंटर्न में से एक बन जाता है। 49, 50, 51 स्केलॉक्स एक बकरी जैसा दिखने वाला एलियन और अपराधी जो लांसर नामक व्यक्ति की सेवा करता था। लांसर ने स्केलॉक्स पर बेवफाई का गलत आरोप लगाया और उसे एक भट्टी में फेंक दिया, जिससे उसका सिर विकृत हो गया और वह खोपड़ी जैसा दिखने लगा। 10, 42, 52 रैचेट एक जेलीफिश जैसा एलियन जिसे उसकी संस्कृति के शारीरिक अलगाव के नियम की अवहेलना करने के लिए विकृत कर दिया गया था। 10 युद्ध में मारे जाने से पहले रेड लैंटर्न में शामिल होने के बाद वह धीरे धीरे अपना क्रोध खो देता है। जिलियस जॉक्स सेक्टर 3544 का पहली बार फाइनल क्राइसिस रेज ऑफ द रेड लैंटर्न में दिखाया गया। वह सिनेस्ट्रो के अपहरण के दौरान सिनेस्ट्रो कॉर्प्स के एक सदस्य को खा जाता है। वह स्वर्गीय ग्रीन लैंटर्न गैलियस जेड की ही प्रजाति का प्रतीत होता है। 10, 32, 42, 53 जज शेको सेक्टर 775 की एक समय में अपने गृह प्राइमीन की मुख्य न्यायाधीश, जिसका समाज भ्रष्टाचार और पतन में बुरी तरह डूबा हुआ था। जब उसका बेलिफ उसे मारने की कोशिश करता है तो वह रेड लैंटर्न बन जाती है। 54 वीन सेक्टर 435 का एक आंख वाला बैंगनी एलियन और एट्रोसिटस के पहले रंगरूटों में से एक, उसे फाइनल क्राइसिस रेज ऑफ द रेड लैंटर्न में दिखाया गया है और उसका नाम हेल द्वारा सिनेस्ट्रो को बचाने के प्रयास के दौरान रखा गया है, जब उसकी अंगूठी पर वीन रेज लिखा हुआ है। 10 ग्रीन लैंटर्न वॉल्यूम 4 45 में जब ग्रीन लैंटर्न लैरा के शरीर को यसमॉल्ट से वापस लेते हैं तो उसे बुडिक्का द्वारा मार दिया जाता है। 18 वाइस सेक्टर 13 का रेड लैंटर्न में सबसे क्रूर, जिसके साथी की हत्या सिनेस्ट्रो कॉर्प्स ड्रिल सार्जेंट आर्किलो ने की थी, उसके माथे और जबड़े में कांटे लगे हुए हैं, जिनका इस्तेमाल वह अपने दुश्मनों का सिर काटने के लिए करता है। 10 बाद में उसे पकड़ लिया जाता है और ओए पर साइंसेल्स में भेज दिया जाता है, लेकिन स्कार द्वारा उसे मुक्त कर दिया जाता है। वह कैदियों के बीच दंगा शुरू कर देता है, ग्रीन लैंटर्न और सिनेस्ट्रो कॉर्प्समैन पर समान रूप से हमला करता है। 14 बाद में ब्लैक लैंटर्न के हमले के दौरान अल्फा लैंटर्न चेस्लॉन द्वारा उसे मार दिया जाता है। 23 लैरा सेक्टर 112 की एक पूर्व ग्रीन लैंटर्न जिसे अमोन सूर की हत्या के लिए दंडित और निष्कासित किए जाने के बाद एक लाल पावर रिंग द्वारा चुना जाता है। 55 उसका क्रोध उसे एक अर्धजंगली अवस्था में वापस ले जाता है, जो सिनेस्ट्रो से ज्यादा कुछ कहने में सक्षम है। 10 हेल जॉर्डन उसे फिर से यसमॉल्ट पर मिलता है और उसके क्रोध को शांत करने का प्रयास करता है, लेकिन वह सिनेस्ट्रो द्वारा मारा जाता है। 12 एबिस्मा पहली बार एक साक्षात्कार के दौरान एथन वैन साइवर द्वारा नाम से पहचाने जाने वाले हैं जॉर्डन को कोर के बीच लड़ाई के दौरान इस लाल लालटेन से लड़ते हुए दिखाया गया है। 4 56 एंटीपैथी एथन वैन साइवर की पसंदीदा रचना, उसे कोर के बीच लड़ाई के दौरान सोरानिक नाटू से लड़ते हुए दिखाया गया है। वह अपनी अंगूठी का उपयोग करके निर्माण करने वाली कुछ रेड लैंटर्न में से एक के रूप में प्रतिष्ठित है, क्योंकि उसे कैंची जैसी संरचनाओं का उपयोग करते हुए दर्शाया गया है। 4 56 फ्यूरी 6 ब्लैकेस्ट नाइट शून्य के अंदर मौजूद प्रचार इमेजरी में नाम से पहली बार पहचाना गया,
उसे पहली बार सिनेस्ट्रो के अपहरण में भागीदार के रूप में देखा गया था। 1057 एगर ब्लैकेस्ट नाइट शून्य के अंदर मौजूद प्रचार इमेजरी में नाम से पहली बार पहचाना गया, वह दिखने में एबिस्मा जैसा है। 57 नाइटलिक रेड लालटेन कोर के सदस्यों के लिए अद्वितीय। नाइटलिक को विशेष रूप से मेटल के ग्रीन लालटेन आंकरों की श्रृंखला के लिए फॉर हॉर्समेन स्टूडियो द्वारा डिजाइन किया गया था और इसका नाम मेटल कर्मचारी स्कॉट नीटलिच के नाम पर रखा गया था। 58 नाइटलिक की आकृति के लिए पैकेजिंग, जो एक शरीर है जिसमें नाइटलाइक और स्केलॉक्स के लिए विनिमय सिर शामिल है, में कहा गया है कि उनकी पहली उपस्थिति ग्रीन लालटेन खंड 461 में है, हालांकि वह वास्तव में रेड लालटेन के पहले अंक तक अपनी शुरुआत नहीं करता है। 29 60 व्लादिमीर सोकोव एक सोवियत एजेंट जिसे गोल्डन एज अमेरिकी सुपरहीरो ग्रीन लैंटर्न के समकक्ष के रूप में बनाया गया था। वह क्रिम्सन फ्लेम नामक शक्ति के एक प्राचीन स्रोत का उपयोग करके पृथ्वी का पहला रेड लैंटर्न बन गया। इससे पहले वह जॉनी लैड नामक एक अमेरिकी सैनिक के रूप में पेश आया था और एलन स्कॉट का पहला प्यार था। रूबी सोकोव व्लादिमीर सोकोव की बेटी, जो अपने पिता के रहस्यमयी क्रिम्सन फ्लेम से संबंध के कारण एक जीवित लाल शक्ति वलय बन गई, जिसका क्रिम्सन फ्लेम से सीधा संबंध था। पूर्व सदस्य शक्तिशाली वोल्थूम की हार के बाद हैल जॉर्डन गाय गार्डनर को अंडरकवर ऑपरेटिव के रूप में रेड लैंटर्न में शामिल होने के लिए भेजता है ताकि उन्हें जांच में रखा जा सके। गाय ने तेजी से एट्रोसिटस को हरा दिया और समूह की कमान संभाली। यह पता चला है कि रेड लैंटर्न के साथ जुड़ने के उसके फैसले का एक हिस्सा यह महसूस करना है कि वह कभी ग्रीन लैंटर्न के रूप में फिट नहीं हुआ है। 35 रेड लैंटर्न के रूप में गार्डनर अपने गुस्से को नियंत्रण में रखने में कामयाब होता है, सफलतापूर्वक अधिकांश रेड लैंटर्न का नेतृत्व करता है। एट्रोसिटस एक अलग समूह का नेतृत्व करता है और नए रेड रिंग्स को जानलेवा न्यायाधारित उत्पात मचाने देता है। ब्रह्मांडीय आतंकवादी रेलिक को हराने के लिए ग्रीन लैंटर्न के साथ जुड़ने के बाद हैल ने रेड लैंटर्न को एक सेक्टर देने का वादा। गार्डनर के रेड लैंटर्न और एट्रोसिटस के रेड लैंटर्न दोनों एक दूसरे के साथ संघर्ष में आ जाते हैं, जो तब समाप्त होता है जब हाल ही में शामिल रेड लैंटर्न जज शेको यह निर्धारित करती है कि एट्रोसिटस उसका रेड लैंटर्न स्प्लिंटर समूह और वह सभी दोषी है और वह उन्हें नष्ट कर देती है। हालांकि एट्रोसिटस और डेक्सस्टार बच गए, लेकिन जाहिर तौर पर तब मारे गए जब गाय ने एट्रोसिटस के सभी नए बनाए गए रेड पावर रिंग्स पर नियंत्रण कर लिया, उनसे उनकी रिंग्स छीन ली और उनका लाइफ सपोर्ट हटा दिया। ग्रीन लैंटर्न द लॉस्ट आर्मी में गाय गार्डनर को प्री-यूनिवर्स में फेंक दिया जाता है और अचानक वह ग्रीन और रेड पावर रिंग दोनों पहन लेता है। वह ग्रीन लैंटर्न कोर के साथ फिर से जुड़ने में कामयाब हो जाता है, जो प्री-यूनिवर्स में भी फंस गए थे। ग्रीन लैंटर्न कोर और विभिन्न लाइटस्मिथ के बीच आखिरी लड़ाई के दौरान गाय की रेड पावर रिंग हरे रंग की हो जाती है। 37 ग्रीन लैंटर्न कोर एज ऑफ ऑब्लिवियन में गाय एक बार फिर पूरी तरह से ग्रीन लैंटर्न बन जाता है और दूसरों को प्री-यूनिवर्स की आसन्न मौत से बचने और अपने आप में वापस आने में मदद करता है। 38 डीसी पुनर्जन्म डीसी रीबर्थ के हिस्से के रूप में यह पता चला है कि एट्रोसिटस और डेक्सस्टार जीवित है और रेड लैंटर्न एक बार फिर से है। पूर्व ने अपने नेता के रूप में अपनी उपाधि हासिल कर ली है और ब्लीज एक बार फिर एट्रोसिटस के साथ संबद्ध है। एट्रोसिटस रेड डॉन को आगे लाना चाहता है और एक रहस्यमय नई शक्ति की अंगूठी प्राप्त करना चाहता है, जिसे हाल ही में खोजा गया है। 39 एट्रोसिटस ने पृथ्वी के भीतर एक हेल टॉवर को प्रत्यारोपित करके और मनुष्यों को क्रोध के वाहक में परिवर्तित करके रेड डॉन को आगे लाना शुरू किया, जब तक कि हेल टॉवर एक रेज सीड डालने के लिए तैयार नहीं हो जाता। 40 रेड लैंटर्न यह सुनिश्चित करने के लिए पृथ्वी पर जाते हैं कि उनकी योजनाएं तय समय पर आगे बढ़े और ब्लीज ग्रीन लैंटर्न साइमन बाज और जेसिका क्रूज से निपटने के लिए निकल ब्लीज ने साइमन को एट्रोसिटस की योजना बताई, लेकिन जब जेसिका हस्तक्षेप करती है और ब्लीज पर हमला करती है
तो वह एक बार फिर क्रोध में आ जाती है और अपने रेड लैंटर्न रूप में लौट आती है, ग्रीन लैंटर्न और एट्रोसिटस से छिपने का फैसला करती है। 41 जेसिका क्रूज अनजाने में क्रोध का वाहक बन जाती है और साइमन पर हमला कर देती है। साइमन उसे उसी तरह शुद्ध करने में सक्षम होता है जैसे उसने ब्लीच के साथ किया था, और फिर दोनों का सामना एट्रोसिटस और रेड लैंटर्न के एक समूह से होता है। 42 प्रमुख सदस्य। ग्रीन लैंटर्न शीर्षकों में केवल कुछ ही रेड लैंटर्न को नाम से पहचाना गया है। रेड लैंटर्न बनने से पहले कई जाने-माने रेड लैंटर्न को सिनेस्ट्रो कॉर्प्स द्वारा पीड़ित किया गया था। नेतृत्व। एट्रोसिटस, सेक्टर 666 का, वह पहले एकमात्र रेड लैंटर्न था जिसका खुद पर पूरा नियंत्रण था, रेड लैंटर्न कोर के अन्य जंगली सदस्यों के विपरीत, और उसने कोर का नेतृत्व भी किया जब तक कि गाय गार्डनर को शामिल नहीं किया गया, जिसने एट्रोसिटस की शक्ति की अंगूठी निकालने के बाद अपने नंगे हाथों से उसे मार डाला और उससे नेतृत्व ले लिया। हालांकि जबकि हर रेड लैंटर्न का मानना था कि एट्रोसिटस मर चुका है, उसे वास्तव में डेक्सस्टार ने बचाया था, जो ब्लैकेस्ट नाइट गाथा के दौरान खोए हुए दिल की जगह लेने के लिए एक दिल का निर्माण करने में सक्षम था। गाय गार्डनर से बदला लेने की कसम खाते हुए एट्रोसिटस एक प्रतिस्थापन अंगूठी की तलाश में सेक्टर 718 गया। जब वह स्टाइल प्राइम ग्रह पर पहुंचा तो उसने कैद में रेज बुचर के अवतार को पाया। जब उसने और डेक्सस्टार ने अपने बंदियों को हराया तो एट्रोसिटस बुचर को अपने कब्जे में करने में सक्षम हो गया, जिससे उसकी शक्तियां वापस आ गईं और संभवतः अधिक शक्तिशाली बन गया। हालांकि इकाई को काइल रेनर और अन्य संस्थाओं द्वारा ले जाया जाता है, जिसमें पैरालेक्स को छोड़कर, जो अभी भी सिनेस्ट्रो के नियंत्रण में है। एट्रोसिटस और डेक्सस्टार फिर एक और जंगली लाल लालटेन ढूंढते हैं, उन्हें मार देते हैं और उनकी अंगूठी ले लेते हैं। फिर वह रैंकोर को पकड़ लेता है और उसे जंगली बनाने के लिए उसके अंदर एक कीड़ा डाल देता है। फिर वह यसमल्ट के खून में जहर मिला देता है और स्टाइल प्राइम पर एक दूसरी झील का उपयोग करते हुए वह सैकड़ों अंगूठियां बनाता है और उन्हें पृथ्वी पर भेज देता है। फिर वह गाय गार्डनर से लड़ने के लिए पृथ्वी से इन नवगठित लाल लालटेन का उपयोग करता है, लेकिन गार्डनर उसे हरा देता है, यह साबित करके कि उसका क्रोध एट्रोसिटस से अधिक है, और डेक्सस्टार और सभी नवगठित रेड्स के साथ उसकी अंगूठी भी छीन लेता है। हालांकि यह माना जाता है कि वह मर चुका है, गार्डनर अभी भी उसे जीवित बताता है। एट्रोसिटस के जीवित होने और फिर से लाल लालटेन होने का पता चलता है, जिसने अपने द्वारा स्थापित लालटेन कोर पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। वह पृथ्वी पर रेड डॉन को लाने की योजना बना रहा है। 39 गाय गार्डनर, सेक्टर 2814 का, ग्रीन लैंटर्न कॉर्प्स, वॉल्यूम 2, 43 में काइल रेनर की कथित मौत। गाय क्रोध से भर जाता है और अगले अंक में वाइस की लाल शक्ति की अंगूठी को आकर्षित करता है। हेल जॉर्डन की तरह, गाय उन कुछ रेड लैंटर्न में से एक के रूप में उल्लेखनीय है जो लाल बत्ती निर्माण करने में सक्षम है। विशिष्ट रूप से, गाय अपने ग्रीन पावर रिंग पर भी नियंत्रण बनाए रखता है और दोनों का संयोजन में उपयोग करने में सक्षम है। गाय रिंग के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, लेकिन रेड लैंटर्न में घुसपैठ करने की साजिश के तहत अस्थायी रूप से इसे पुनः प्राप्त कर लेता है। दोस्तों, इस पर बेस कई एनिमेटेड सीरीज भी देखने को मिल चुकी है और कई मूवीज़ में ये डीसीके में देखने को मिल चुका है। तो पूरी जानकारी मैंने बता दी है इसकी अपकमिंग मूवी के बारे में, जो कि 2025 में हमें देखने को मिल सकती है। और उसके पोस्टर या टीजर ट्रेलर के बारे में बात की जाए तो अभी रिलीज़ नहीं हुआ है। जैसे रिलीज़ होता है तो मैं आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा। बाकी आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।